काल रात्री पाऊस खिडकीच्या खूप अंगसटीला आला होता. डिस्क्लेमर कविता आहे, शेवटच्या वाक्यात कळेल तुम्हाला. काल रात्री पाऊस खिडकीच्या खूप अंगसटीला आला होता. खूप म्हणजे इतका की पिल्लू म्हणाला सुद्धा, डॅडी उशीखालची वही भिजेल. खूप म्हणजे इतका की पिल्लू म्हणाला सुद्धा, डॅडी उशीखालची वही भिजेल. अर्थात मी त्याला हे सांगत बसलो नाही की उशीखालची वही जन्मताच ओली चिंब असते. सुनेंगे, खत्म हो पाया नहीं वो राबता सा दरमियां, खत्म हो पाया नहीं वो राबता सा दरमियां, बेइरादा बेसबब एक सिलसिला था दरमियां. बातें कम होती गईं, खामोशियां लिपटी रहीं. बातें कम होती गईं, खामोशियां लिपटी रही. था उसे खोने का डर यूं बेतहाशा दरमियां, था उसे खोने का डर यूं बेतहाशा दरमियां. और ये शेर सुने, मुझे बहुत पसंद है शेर कि खूब रोए थे कि जब उसने लगाया था गले. खूब रोए थे कि जब उसने लगाया था गले. अनकहा सच आंखों ने, अनकहा सच आंखों ने फिर भी रखा था दरमियां. डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल या अंतर्गत पुण्यात 2 दिवस कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये गझल कवितांचा कार्यक्रम होता. त्याचीही काही क्षणचित्र आपल्यासाठी. निवेदकानं लिहून आणलेल्या ओळखीला तरी किमान पूर्ण वाचू दे. एकच वाक्य. परवाच वैभवदा यांना गदिमा प्रतिष्ठानचा मानाचा चैत्रवन पुरस्कार जाहीर झालेला आहे, जो 14 डिसेंबरला त्यांना समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात येणार आहे. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे काव्य साहित्यात, पर्यायी मराठी साहित्यात त्याच्या वैभवात भर घालणारं असं व्यक्तिमत्व वैभव जोशी. लेखिका आहेत ज्यांची 3 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत, पैकी लम्स, सहर की ख्वाब आणि बात बाकी है. आपल्या सगळ्यांना सुपरिचित असणाऱ्या मोनिका सिंग मॅम यांना सुद्धा मी आपल्या टाळ्यांच्या गजरात या ठिकाणी आमंत्रित करतो. अर्थात कविता आणि गझल याची ही महफिल सजणार आहे. तीनही मान्यवरांनी स्थानापन्न होण्या. रसिक मायबाप, दखनी अदब फाउंडेशन आणि आम्हा तिघांच्या वतीने मी शाहीर सुरेश कुमार वैराळकर आपले स्वागत करतो. सुस्वागतम, आपका इस्तकबाल करता हूँ. आदाब. हा जो सोहळा चालू आहे 2 दिवसापासून इथे, ह्या सोहळ्यामध्ये वैभवच्या अनेक कार्यक्रम आपण ऐकलेले आहेत, वैभवच्या रचना ऐकलेल्या आहेत, गझल ऐकलेल्या आहेत, कविता ऐकलेल्या आहेत, मोनिकाजींना पण आपण ऐकलेलं आहे. ते कालच्या मुशायऱ्यामध्ये सुद्धा आपण सगळ्यांनी ऐकलं. पण हा असा वेगळा एक कार्यक्रम, हा करण्यामागची भूमिका ही मी फक्त 2-3 शब्दात मांडणार आहे. याचं शीर्षकच आहे मुळात हमनवा. हमसफर आणि हमनवा हे शब्द आपल्या सगळ्यांना कशी माहिती, ज्यांना बऱ्यापैकी उर्दू समजते किंवा ज्यांना फारशी उर्दू कळत नाही अशांना सुद्धा या शब्दांचा अर्थ माहिती. हमसफर म्हणजे सहप्रवासी आणि हमनवा, हमसफर आणि हमनवामध्ये फरक एवढाच आहे. हमनवा म्हणजे सुद्धा सहप्रवासी, पण समविचारी सहप्रवासी, त्यांचे समान आवडी आहेत, विचार समान आहे असे सहप्रवासी. ह्या दोघांमधला समान धागा एक आहे. ये दोनों भी 21वीं सदी के शायर है. कृष्ण कुमार जी, कृष्ण प्रकाश जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ 21वीं सदी के शायर है दोनों भी. आणि त्यांची आपल्या आपल्या क्षेत्रातली वाटचाल ही तशी समांतर चालू आहे. मोनिकाजींच्या विषयी आता सांगितलं त्याचे 3 संग्रह प्रकाशित झालेले आहेत. मी अधिक न बोलता मोनिकाजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या रचना सादर कराव्यात. मी मध्ये मध्ये त्यांच्याविषयी बोलत राहील. मोनिका सिंग मूळच्या मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातल्या दखनी अदब फाउंडेशनच्या संस्थापक आणि महाराष्ट्राच्या स्पर्धा परीक्षेमधून महाराष्ट्राच्या प्रशासनात प्रवेश करून अपर जिल्हाधिकारी
ज्याला आपल्याला समजणाऱ्या मराठीमध्ये ॲडिशनल कलेक्टर म्हणतात, आता PMRDAला जॉईंट कमिशनर सह आयुक्त आहेत, आपल्या रचना सादर करतील. शायरा मोनिका. हमनवा होने के हैं आसार यारा एक बार, हमनवा होने के हैं आसार यारा एक बार, बाद मुद्दत एक आया मोड़ अच्छा दरमिया. अभी जो मोड़ है, मैं और वैभव एक ज़माने से सोच रहे थे कि हम एक साथ एक कविता पाठ करते हैं, गज़ल पाठ करते हैं, पर ये ऐसा हुआ नहीं. और फिर जब इस बार डेक्कन लिटरेचर फेस्टिवल था, फिर ये ख्याल जहन में आया. फिर हम दोनों ने बात की और सोचा कि एक इस बार तो एक प्रोग्राम करते ही साथ में, क्योंकि दोनों हम ख्याल हैं. और वैसे शेरी शुरुआत भी शायद हमारी एक साथ ही हुई होगी. और कैसे पॉसिबल है? यू लुक 21, आई लुक 60. मैंने हम उम्र नहीं कहा, क्योंकि एक बात और है, खूबसूरत महिलाओं से उम्र नहीं पूछी जाती और उनकी उम्र बताई भी नहीं जाती. तो दोस्तों, पहले तो मैं नज़्में कहा करती थी. मैं सोचती थी कि कब मतलब हमनवा जो है, ये टाइटल भी वैभव ने दिया. बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया टाइटल है. तो ये मुझे लग रहा था कि ये सफ़र जहाँ से शुरू हो वहाँ से बात की जाए. तो मैं नज़्में कहती थी. जब मुझे अपनी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नज़्में कहते हैं जब स्कूल के दौर में, और बाद में वो छूट जाती है उनके साथ. तो पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. नज़्में कहती रही, बहुत पुरानी मेरी डायरी भी मिली. फिर मेरा भाई है यहाँ पे, शाम है, मेरे बड़े भाई हैं. तो जब मैं नज़्में लिखती थी, बाद में मेरा जो भाई है शाम, उसने कहा कि अरे इसको प्रेजेंट भी किया कर, अच्छा लिखती है, कभी सुना तो पता चले कि तू लिख क्या रही है. और उसमें से फिर पब्लिक प्रेजेंटिव, जिसको हम कहेंगे कि मैंने पब्लिकली जो रिसाइट करना शुरू किया 2013 में शुरू किया. और 2013 में ही मैंने, तब तक तो नज़्में लिखती थी, पर गज़ल मैंने तब पहली बार लिखी. वो गज़ल मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, क्योंकि उस गज़ल का सफ़र ऐसा है कि मैंने जब गज़ल लिखी तो तब ये जो वज़न, काफिया, और इसमें बड़ा दिमाग में एक केमिकल लोचा था. ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है गज़ल में, ये क्या है, कैसे सब ठीक करना है इसका. तो बशर नवाज साहब को मतलब वो जानते थे मुझे, तो उनसे मैंने कहा कि सर एक गज़ल तो मैंने लिखी है, आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा है. तो उन्होंने बहुत अच्छी राय दी. उन्होंने कहा कि मैं देख तो लूँगा, पर ख्याल बदल जाएगा, तो इसके ऊपर आप काम करो, आप सीखो और आप भी लिखो. तो वो जो गज़ल थी वो मैंने लिखी और बहुत जोश में अन्ना को भेजी. और अन्ना तो है ही, हर नए गज़ल लिखने वाले को उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको शेयर करते हैं सबके साथ. तो वो गज़ल कुछ यूँ बनी. वो मेरी पहली किताब में भी मैंने वो गज़ल का शुमार नहीं किया है, पर यहाँ मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी. सुने के खत्म हो पाया नहीं वो राबता सा दरमियां, खत्म हो पाया नहीं वो राबता सा दरमियां, बेइरादा बेसबब एक सिलसिला था दरमियां. और बातें कम होती गई, खामोशियां लिपटी रहीं. बातें कम होती गई, खामोशियां लिपटी रही, था उसे खोने का डर यूं बेतहाशा दरमियां. था उसे खोने का डर यूं बेतहाशा दरमियां. और ये शेर सुने, मुझे बहुत पसंद है शेर, कि खूब रोए थे कि जब उसने लगाया था गले. खूब रोए थे कि जब उसने लगाया था गले, अनकहा सच आंखों ने
अनकहा सच आंखों ने फिर भी रखा था दरमियान। क्या बात है, क्या बात है। और दिल मिले रफ्तार से पर मुंतशर से हो गए। मुंतशर यानी बिखरना जिसे कहते हैं। दिल मिले रफ्तार से पर मुंतशर से हो गए। खुरबतों में था वहम का बुलबुला सा दरमियान। और ये सुनेंगे, फिर किसी की मुस्कुराहट पर हुए माइल जो हम, माइल होना है दिल आना किसी की। फिर किसी की मुस्कुराहट पर हुए माइल जो हम, इश्क का चर्चा नया पर्चा पुराना दरमियान। ये तो माजी जो है, माजी नहीं छूटता है ना। भले बातें नहीं हो पर हम जैसे कहते हैं कि वो संदर्भ जो है बहुत से पुराने ही रहते हैं। तो इश्क का चर्चा नया पर्चा पुराना दरमियान। और मेरा जो पहला शेरी मजमुआ है लम्स, वो शाये हुआ 2014 में। उस किताब से मैं एक पहली गजल सुनाऊंगी। सुने के ये इश्क पे ही है। सुने के बेख्याली बेकली और बेकरारी इश्क में, बेख्याली बेकली और बेकरारी इश्क में, होश में बेहोश दिल की सी खुमारी इश्क में। और तुझको देखूं ये तलब है सुबह शामों रात दिन। तुझको देखूं ये तलब है सुबह शामों रात दिन। है भला की दिल मेरे बेइख्तियारी इश्क में। और ये शेर सुने के कुछ पलों को भूल जाने की इजाजत तक नहीं। कुछ पलों को भूल जाने की इजाजत तक नहीं। देख ली खुद से बगावत भी हमारी इश्क में। और ये देखिए कि इश्क ने भी खुद से कैसे कैसे समझौते किए। वाह वाह। इश्क ने भी खुद से, इश्क ने भी खुद से कैसे कैसे समझौते किए। देखिए चुप है समझदारी हमारे इश्क में। क्या बात, क्या बात। और जैसे कि मेरा और एक शेर है इसके बाद में पढ़ूंगी, तो वो एक थॉट प्रोसेस है कि जो बहुत सही है कि देर से ना रास आया इश्क को करना कबूल। देर से ना रास आया इश्क को करना कबूल। जिंदगी हमने अकेले ही गुजारे इश्क में। तो ये जो थॉट है कि वक्त गया जब तुम भी अच्छे लगते थे, वक्त मेहरबान कम होता है समझो ना। तो ये वो वाला, ये उस ख्याल से मिलता है कि देर से ना रास आया इश्क को करना कबूल। जिंदगी तन्हा अकेले ही गुजारी इश्क में। तो जो इश्क जो है ये हर किसी को मुकम्मल बनाता है। एक वॉइड जो होती है, वॉइड अपने अंदर की, उसको हटाता है और जीने का एक नया अंदाज हमको सिखाता है। फिर वो पहला इश्क हो या उसके बाद का हो, पर उसमें यह है कि बाद में आपको आपकी गलतियां समझ में आती हैं। तो उसको मैंने उसमें ख्याल लिखा है कि जिसको पहले इश्क में बागी दिखा, जिसको पहले इश्क में बागी दिखा, बाद बरसों उसको नादानी लिखा। जिसको पहले इश्क में बागी लिखा, बाद बरसों उसको नादानी लिखा। और ये सुने के साथ चलने की थी जिद भी, इल्तिजा, जिद भी थी, इल्तिजा भी थी, प्रार्थना भी थी कि भाई तू साथ ही चले, साथ मेरे साथ चलने की थी जिद भी, इल्तिजा। अपनी नजरों में गिरे फिर भी लिखा। और यानी
ये आप पता नहीं ये शेर में आप तक पहुंचा पाई क्या नहीं। इसमें मुझे ये कहना है कि जब एक इश्क में ऐसा मोड़ आता है, जब आपका जो साथी है वो उससे आप दूर जाते हो, आप उसके करीब जाना चाहते हो, वो आपसे दूर जाना चाहता है, तो ये जो है, ये जो कश्मकश का मोड़ है कि नहीं, फिर नहीं, अब उससे नहीं कहना है, उसको नहीं कहना है, उसको नहीं कहना है, फिर भी आप कहते हो अरे एक बार फिर मिलते हैं। वो वाला थॉट है कि साथ चलने की थी जिद भी इल्तिजा, अपने आप पे गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी होती है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। और साथ चलने की थी जिद भी इल्तिजा, अपनी नजरों में गिरे फिर भी लिखा। और इश्क, ये शेर सुने, बहुत बढ़िया शेर है कि इश्क आंखों से बहा तो पी लिया, इश्क आंखों से बहा तो पी लिया, अश्क को फिर बाद में पानी लिखा। इश्क आंखों से बहा तो पी लिया, अश्क को फिर बाद में पानी लिखा। और फासलों के साथ जीना सीख कर, फासलों के साथ जीना सीख कर, छोड़कर उसका गिला बाकी लिखा। फासलों के साथ जीना सीख कर, छोड़कर उसका गिला बाकी लिखा। और ये गजल का ये आखिरी शेर के सोच कर इतराए जाए हाय वो, है ना, कि मेरे से बेहतर इसको, मतलब मेरे से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता, ये वाला थॉट कि सोच कर इतराए जाए हाय वो, उससे बेहतर जब मिला सानी लिखा। आप सानी जो गजल लिखते हैं उनको वो जानते हैं कि सबसे बेस्ट जिसको कहते हैं सानी म्हणजे दुसरा, ओला म्हणजे पहला, ओला मिसरा, सानी मिसरा। हाँ, सानी यानी आपको उसका बदल मिल गया, वो भी उसका, हाँ, कि सोच कर इतराए जाए हाय वो, उससे बेहतर जब मिला सानी लिखा। शायर में इतना कॉन्फिडेंस कम दिखता है। रेयर है। अच्छा अच्छा, एक और सुना दीजिए, कुछ आंखों पे सुनाती हूँ, सुने कि आंखें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो, मतलब लिखने के लिए बहुत ज्यादा उकसाती हैं, जैसे कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, ऐसे कुछ आंखों पे हर कोई लिखता है। देखिए कि जहाँ के सामने छुपकर जहाँ से बोलती आंखें, जहाँ के सामने छुपकर जहाँ से बोलती आंखें, वो पर्दे इश्क की हौले से यूं ही खोलती आंखें, वो पर्दे इश्क की हौले से यूं ही खोलती आंखें। ये नादानी लड़कपन है, दिलों को है खबर लेकिन, ये नादानी लड़कपन है, दिलों को है खबर लेकिन, मोहब्बत से लबालब हो मोहब्बत तोलती आंखें। और ये इससे ही मिलता जुलता शेर है कि देखिए आपको कैसे मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी या नहीं। कोई आंसू बहाने आ गया शायद, कोई आंसू बहाने आ गया शायद, उसे मेरा तड़पना भा गया शायद। कोई आंसू बहाने आ गया शायद, उसे मेरा तड़पना भा गया शायद। और देखिए कि जब ख्वाबों को हम हकीकत समझने लगते हैं तो क्या होता है। मतलब ऐसा एक बार हुआ कि उसी में मैंने शेर लिखा कि यकायक नींद में आंसू निकल आए, यकायक नींद में आंसू निकल आ गए, ना आंसू निकल आए, वो ख्वाबों में मुझे तड़पा गया शायद, वो ख्वाबों में मुझे तड़पा गया शायद। ये यानी
आप जब ख्वाब जीते हो तो हो सकता है आप ख्वाब को हकीकत समझ लो। सुबह जब कभी उठते हो नींद से तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, ये ख्वाब था, ये हकीकत नहीं थी, ये ऐसा कोई थॉट है। तो ख्वाबों में जो ख्वाबों को तरसाती हैं वो दो आंखें बरसाते ले आती हैं। और ये शेर सुने कि दिल के जख्मों से कुछ आवाजें आई, दिल के जख्मों से कुछ आवाजें आई, रिश्ती आहें जिस्मों को खा जाती हैं, रिश्ती आहें जिस्मों को खा जाती हैं। और धीमी सहमी ऊंची नीची आवाजें, धीमी सहमी ऊंची नीची आवाजें आवाजों को कैसे खूब डराती हैं, रिश्ती आहें जख्मों को खा जाती हैं। शुक्रिया मोनिका जी। हिंदी आहे पण मोनिका उर्दूमध्ये लिहिते, म्हणून हे दोघेही गैरजुगारी शायर हे आणखी एक साम्य। आणि माझा मित्र आरजे बंड्या यांनी मी जे काही सांगणार होतो वैभवचं अभिनंदन करण्यासाठी ते आधी सांगून टाकलं, पण त्याला जोडलेली एक गोष्ट त्यांनी सांगितली नाही, ती मी 2 मिनिटात सांगतो फक्त, की एकाच म्हणजे कलेच्या क्षेत्रातल्या 3 वेगळ्या वेगळ्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वांच्या नावाने पुरस्कार मिळाल्याचं एकमेव उदाहरण म्हणजे वैभव। कवी ग्रेसांच्या नावाने लोक ग्रेस पुरस्कार द्यायला, पहिला ग्रेस पुरस्कार वैभवला मिळालेला आहे। भाऊसाहेब पाटणकर, ज्याला मराठी शायरीचे जनक म्हटले जाते, भाऊसाहेब पाटणकरांच्या नावाचा पुरस्कार वैभवला मिळालेला आहे। आणि तिसरा म्हणजे मागच्या वर्षीचा शाहीर दादा कोंडके पुरस्कार हा पण वैभवला मिळालेला आहे। आणि त्याच्यामध्ये आणखी थोडी भर घालायची म्हटली तर फिल्मफेअर पुरस्कार आणि स्टार प्रवाहाचा पुरस्कार हा पण वैभवला मिळालेला आहे। मी वैभवच्या महतीविषयी अधिक काही न सांगता एका वाक्यात जर सांगायचं म्हटलं तर 100पेक्षा अधिक चित्रपट आणि मालिकांसाठी गीतलेखन आणि जवळजवळ तितक्याच गायकांची ज्याची गाणी गायलेली आहेत वैभवची, असा माझा तरुण मित्र, त्याच्याकडे मी फार मोठ्या आशेने पाहतो, वैभव जोशी आपल्या रचना सादर करेल। मराठी हिंदी उर्दू जसं तुला वाटलं तसं। कवितेचा विद्यार्थी आहे, वेगळ्या भाषेत लिहिताना आणखीन अभ्यास करावा लागतो, प्रयत्न करतो काही मराठी आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा काही हिंदी ऐकवण्याचं। काल रात्री पाऊस खिडकीच्या खूप अंगसटीला आला होता। डिस्क्लेमर कविता आहे, शेवटच्या वाक्यात कळेल तुम्हाला। काल रात्री पाऊस खिडकीच्या खूप अंगसटीला आला होता, खूप म्हणजे इतका की पिल्लू म्हणाला सुद्धा डॅडी उशीखालची वही भिजेल। खूप म्हणजे इतका की पिल्लू म्हणाला सुद्धा डॅडी उशीखालची वही भिजेल। अर्थात मी त्याला हे सांगत बसलो नाही की उशीखालची वही जन्मताच ओली चिंब असते। अर्थात मी त्याला हे सांगत बसलो नाही की उशीखालची वही जन्मताच ओली चिंब असते। एक तर अशा गोष्टी कळण्याचं त्याचं वय नाही, आणि तसंही पाऊस, प्रेम आणि कविता हा काही समजावून सांगण्याचा विषय नाही। एक गझल ऐकतो, भूक जाळू लागली की चंद्र भाकर होत नाही। कवितेत वगैरे लिहायला सोपं आहे, पण वास्तवात जेव्हा म्हणजे जगायला लागतो तेव्हा हे लक्षात येतं की भूक जाळू लागली की चंद्र भाकर होत नाही, रक्त गोठू लागता आभाळ चादर होत नाही। आणि ही आत्या आपली वस्तुस्थिती आहे की माणसांचा संच आहे, माणसांचा मंच आहे, माणसांचा संच आहे, माणसांचा मंच आहे, मात्र या नाट्यामध्ये माणूस सादर होत नाही। भूक जाळू लागली की चंद्र भाकर होत नाही। शेर असा आहे की सांगण्यासाठी बरी ही स्वाभिमानाची कहाणी, सांगण्यासाठी बरी ही स्वाभिमानाची कहाणी, वेळ आली की सुखाचा कोण चाकर होत नाही। आतुनी उसळून येणाऱ्या हव्या उन्मुक्त लाटा, सगळ्यांनाच लागू आहे।
आतुनी उसळून येणाऱ्या हव्या उन्मुक्त लाटा, फक्त पाणी साचल्याने धुंद सागर होत नाही. भूक जाळू लागली की चंद्रभाकर होत नाही. एकदा झाली चुकामुक पण पुन्हा भेटूच आपण. काही काही ओळी इश्किया वाटतात, प्रेमासाठी लिहिलेल्या वाटतात, पण लिहिणाऱ्याने कुठल्या कुठल्या मनस्थितीत लिहिलेल्या असतात. मी माझ्या वडिलांसाठी हा लिहिला होता शेर की एकदा झाली चुकामुक पण पुन्हा भेटूच आपण. एक नश्वर जन्म काही फार अंतर होत नाही. भूक जाळू लागली चंद्रभाकर होत नाही. एकदा झाली चुकामुक पण पुन्हा भेटूच आपण. एक नश्वर जन्म काही फार अंतर होत नाही. आणि शेवटचा शरीर की दे मला ती रात्र भरुनी अमृताचा एक प्याला. दे मला ती रात्र भरुनी अमृताचा एक प्याला. एक प्याल्याने कुणाचाही सुधाकर होत नाही. शेवटचा शेर ऐकवलाय, पण एक सुटलेला शेर मधला माझा अत्यंत आवडता आहे. कधी वैभव सहसा सादर करत नाही बघा, आपल्याला आवडत असेल तर यातलाच. भूक जाळू लागली की चंद्रभाकर होत नाही म्हटला. रोज नेमाने तहावर स्वाक्षऱ्या ठोकवून देतो. या घ्या आपले लिखाय. रोज नेमाने तहावर स्वाक्षऱ्या ठोकून देतो. ती अनावर होत नाही, मी अनावर होत नाही. आणखीन एक शेर होता त्यात की त्या ठिकाणी मी रमाया लागलो आहे जरासा. त्या ठिकाणी मी रमाया लागलो आहे जरासा. त्या तिथे माझा हताशा व्यर्थ आदर होत नाही. भूक जाळू लागली की चंद्रभाकर होत नाही. सर्दियों में वक्त किसी रिटायर्ड शायर सा बैठा रहता है आंगन में. विंटर इज कमिंग आहे. त्याची कवींना खूप भीती असते, उद्या सुचलीच नाही तर काय. सर्दियों में वक्त किसी रिटायर्ड शायर सा बैठा रहता है आंगन में. नर्म धूप में उंगलियां सेकता रहता है, मानो अपने आप को यकीन दिला रहा हो कि अभी तक उनमें कुछ जान बाकी है. अपना सा दिखने वाला कोई ख्याल घर के सामने से गुजरे तो कम से कम दुआ सलाम तो हो. वैसे आजकल इस गली में बिल्कुल नहीं के बराबर है चहल पहल. वैसे आजकल इस गली में बिल्कुल नहीं के बराबर है चहल पहल. एक दो मिसरे आते हैं कभी कभार, जैसे गलत पते पर आए हुए कुरियर बॉयज हो. एक दो मिसरे आते हैं कभी कभार, जैसे गलत पते पर आए हुए कुरियर बॉयज हो. पता नहीं कहां कहां से आते हैं, नज्म का दरवाजा खटखटा कर गजल का पता पूछते हैं. पता नहीं कहां से आते हैं, नज्म का दरवाजा खटखटा कर गजल का पता पूछते हैं. धूप चढ़ती है और भूख बढ़ती है तो शुगर डाउन होने लगती है शायर की. धूप चढ़ती है और भूख बढ़ती है तो शुगर डाउन होने लगती है शायर की. कड़वाहट हद से ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए अपना ही कोई पुराना पॉपुलर शेर पुरानी तालियों के साथ निकल जाता है शायर. फिर 2 मिनट इंस्टेंट मैगी जैसा दर्द हजम करके दोपहर से पहले ही ऊँघने लगता है शायर. बंद पलकों में झांकता रहता है और सोचता रहता है कहाँ गया वो माजी, कहाँ गया वो माजी. आज सुबह से तो देखा नहीं, कल रात ही की बात है, कल तक तो यही था. और फिर शायर सोचता रहता है क्या था उस कुरियर में, कहीं किसी मुशायरे का न्योता तो नहीं था. मी जेव्हा मोनिकाने मला सुरुवातीला सांगितलं की मी एक गझल पाठवली आणि त्याच्याविषयी ओपिनियन विचारलं, मी मोनिकाला त्यानंतर विचारलं आपके ख्याल अच्छे हैं, थॉट्स अच्छे हैं, एक्सप्रेशन का जो सिस्टम है वो भी अच्छा है, प्रोसेस है वो भी अच्छा है. पण मी असं म्हटलं की उर्दू लिहिता येते का, किताबत आती है आपको? तो बोले नहीं. मैंने बोला अगर असली लुत्फ किसी भाषा का उठाना है आणि त्याच्या खोलात जायचं असेल कुठल्याही भाषेच्या तर तिची लिपी कळणं आधी आवश्यक असते. आणि मला अभिमान आहे सांगायला की मोनिकाने उर्दू लिपी आत्मसात केली, उर्दूमध्ये ग्रॅज्युएशन केलं आणि आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशन त्यानंतर मी मोनिकाजींना पुन्हा आमंत्रित करतोय. अजून त्यांनी आपल्या 2-3 रचना ऐकवल्या. वैभव ने
बारिश नहीं करूँ, बारिश पे कुछ सुनाया था ना आपने? हाँ, तो पाऊस पाऊस बोली वही मला एक अशीच पावसावरची कविता आठवली. सुने के ये मेरी एक दोस्त ने कहा था कि मोनिका ये तू हर उम्र की बारिश के बारे में क्यों नहीं लिखती है? तो मैंने सोचा ख्याल बहुत अच्छा है, क्योंकि हर उम्र की बारिश जो है वो अलग है. तो इस पे एक मैंने नज्म लिखी थी, आप सुने कि जब छोटी लड़की है, बचपन है, उसकी बारिश क्या है कि मुसलसल बारिशें जब स्कूल की खिड़की तलक पहुंची, मुसलसल बारिशें जब स्कूल की खिड़की तलक पहुंची, तभी नन्ही सी चंचल सी कोई मासूम सी लड़की छपक छप करती नंगे पांव बस्ते को भिगो आई, लड़कपन ढूंढती तितली से एक बारिश चली आई. और ये अगला मोड़ है. शुक्रिया सर. हुआ हल्का जो बस्ता तो जवानी ने भी दस्तक दी, हुआ हल्का जो बस्ता तो जवानी ने भी दस्तक दी, कि अब बरसात को उसने पुकारा कह के सावन भी. कभी आरिज़ को छू आई, कभी धड़कन बढ़ा आई, शबाबो हुस्न को फिर चूमती बारिश चली आई. अब ये अगला मोड़ है, वो उम्र है हमारी. अब क्या होता है देखिए कि अब बरसात सावन की घटा में झांकता पानी, कि अब बरसात सावन की घटा में झांकता पानी, किसी की प्यास में पानी, किसी की आंख में पानी. कई किस्सों में उम्मीदों की लौ को वो बुझा आई, उछलती ख्वाबों को यूं सरफिरी बारिश चली आई. और अगला मोड़ देखिए कि कभी धीमे से बहते उम्र के ठहराव का पानी, उदास अफसुर्दा एहसासात से छलका हुआ पानी. इन्हीं खामोशियों में फिर उम्मीदें नौ जगह आई, सुनहरी धूप सी हंसती हुई बारिश चली आई. और एक ये नज्म का तस्वुर ऐसा है कि एक लड़की है जो अपने महबूब से कहती है कि समझ लीजिए ये ऐसा कोई प्रोग्राम है, वो कुछ सुनाना चाहती है, मेरा महबूब आके इसे सुने, और वो आता नहीं है या आता है या क्या होता है. तो देखिए 3 बंद में है ये. कुछ ऐसा है कि उस रोज तू आया नहीं, उस रोज तू आया नहीं, तुझ तक पहुंचने के लिए अल्फाज की धड़कन बढ़ी. उस रोज तू आया नहीं, तुझ तक पहुंचने के लिए अल्फाज की धड़कन बढ़ी. सोचा किए मिसरे मेरे, सोचा किए मिसरे मेरे, आगे तेरे शर्माए गर. तू पूछ बैठेगा उन्हें, तुझ में उतर जाए अगर, वो नक्श बन पाया नहीं, उस रोज तू आया नहीं, उस रोज तू आया नहीं. मिसरे कुंवारे थे मेरे, उस रोज तू आया नहीं, मिसरे कुंवारे थे मेरे, तुझ तक पहुंचने के लिए सांसों की राहों से तेरे दिल में उतरने के लिए वो काविशें करते रहे, तकदीर को भाया नहीं, उस रोज तो आया नहीं. और उस रोज तो आया नहीं, वो जिद अधूरी रह गई. उस रोज तो आया नहीं, वो जिद अधूरी रह गई. मिसरे कुंवारे ही रहे,
राजी न थे, जैसे फंसे हो हल्क में, बस कब कबाते ही रहे। रूठा दिल कह पाया नहीं, उस रोज तो आया नहीं, उस रोज तो आया नहीं। मैं सब की बात करता हूँ, सितारे चांद और सूरज, मैं सब की बात करता हूँ। नहीं पीता मगर फिर भी तलब की बात करता हूँ। क्या बात है, और वक्त भी है, मध्यरात्र तकाजा है। थैंक यू। सितारे चांद और सूरज, मैं सब की बात करता हूँ। नहीं पीता मगर फिर भी तलब की बात करता हूँ। गजब की बात है दैरो हरम जाता नहीं लेकिन, गजब की बात है दैरो हरम जाता नहीं लेकिन, तुम्हारी याद आते ही मैं रब की बात करता हूँ। तुम्हारी याद आते ही मैं रब की बात। हमें मालूम है रिश्ते निशानी छोड़ जाते हैं, हमें मालूम है रिश्ते निशानी छोड़ जाते हैं। कई किस्से कई यादें सुहानी छोड़ जाते हैं। चलो जाने का उनका कोई भी शिकवा नहीं लेकिन, चलो जाने का उनका कोई भी शिकवा नहीं लेकिन, किताबें लेके जाते हैं कहानी छोड़ जाते हैं। एक गजल पेश करने की कोशिश करता हूँ। यूं समझिए कि आयशा ने लिखी है इरशाद। क्योंकि मोनिका जी जब मेरे घर पे आई थी एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग, तभी एक मिसरा आया था, फिर वो पूरी कर ली। मतलब ऐसा है कि दिल का क्या है, दिल तो लगता रहता है। दिल का क्या है, दिल तो लगता रहता है, अच्छा है इस दम पर जिंदा रहता है। दिल का क्या है, दिल तो लगता रहता है, अच्छा है इस दम पर जिंदा रहता है। जिसको देखो अपना कहते फिरते हो, जिसको देखो अपना कहते फिरते हो, लेकिन कोई कब तक अपना रहता है। जिसको देखो अपना कहते फिरते हो, लेकिन कोई कब तक अपना रहता है। दिल का क्या है, दिल तो लगता रहता है। मैंने उसको तन्हा मिसरा भेजा है, मैंने उसको तन्हा मिसरा भेजा है। देखें अब वो कब तक तन्हा रहता है। दिल का क्या है, दिल तो लगता है। ये शेर देखिए कि मरते वक्त किसी पौधे को पानी दे दूं, मरते वक्त किसी पौधे को पानी दे दूं, जायदाद में सबका हिस्सा रहता है। अपनों की अच्छाई देख नहीं पाते, अपनों की अच्छाई देख नहीं पाते, रिश्तों की आंखों पर पर्दा रहता है। दिल का क्या है, दिल तो लगता रहता है। यारों सोचो कितना प्यासा होगा वो, यारों सोचो कितना प्यासा होगा वो, पानी पर जो पानी लिखता रहता है, पानी पर जो पानी लिखता रहता है। और आखिरी शेर ऐसा है, महफिल में कितना भी हंस ले हर शायर, महफिल में कितना भी हंस ले हर शायर, लफ्जों में तो सदमा दिखता रहता है। दिल का क्या है, दिल के केळवणचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असं आहे, मला जाणवलेलं गेल्या 40 वर्षाच्या माझ्या कवितेच्या प्रवासात, की अगदी साधी जरी ओळ असली तरी ती वेगवेगळ्या प्रकारे कशी सादर करायची, त्याला सादरीकरण म्हणतो आपण, अंदाजे बयान। आणि उससे ताल्लुक रखता हुआ एक शेर
सैफुद्दीन साहब का है कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है। सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। आणि म्हणूनच वैभव प्रत्येक वेळेला जेव्हा एखादी रिपीट करतो तेव्हा सुद्धा ते नव्याने सादर करतो असं वाटते। आपके अंदाजे बयां के लिए आपको सलाम। मोनिका, वैभव ने कहा कि पहला मिसरा, पहला शेर पहले बना था, फिर मैं उस दिन हमारी ये हमनवा का डिस्कशन हुआ तो पूरी गजल बन गई। तो मेरे ख्याल से मतलब ऐसे तो किताब भी लिखी जा सकती है। तो एक मुझे बच्चन साहब ने बहुत मुतासिर किया है। हरिवंश राय बच्चन जी की शायरी, इनकी जो कविताएं हैं, ये पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं। मैं, मेरे बड़े भाई मनोज और शाम, रात रात हमने हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते पढ़ते गुजारी हैं। तो उनकी एक लाइन है कविता की कि वो कहते हैं कि हम अलग होने चले हैं जब हमारा हर्ष सीमा छू रहा है, लेश इसका गम नहीं है। ये क्या है? ये ब्रेकअप है, पर ऐसा ब्रेकअप जहाँ पे दोनों को भी कोई उसका दुख नहीं है। तो जैसे कि साहिर ने लिखा है कि न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, तो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो ये जब सब दिमाग में चलता है तो मैंने ये सोचा कि इसमें जैसे बच्चन साहब ने लिखा उसको एक अलग मोड़ दिया है, खुशी वाला मोड़ दिया। तो ब्रेकअप पे कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो हमारे ज़माने में तो ब्रेकअप होता नहीं, हमारी उम्र में तो ब्रेकअप था नहीं ऐसा कुछ। पर मैंने मेरी बेटी से, इस जनरेशन के बच्चों से पूछा कि क्या क्या कारण होते हैं ब्रेकअप के। मेरे बेटी ने बहुत सारे कारण बताए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ हमारे जमाने के भी मूड बात पहुंचाओ, मूड नहीं है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो कुछ इस पे मैंने बात कही, आप सुने। तो मतलब इसमें कोई गम नहीं है, दुख नहीं है। तो इस वजह से दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया ना, खुशी वाला। तो उसको बिल्कुल आप उस मूड से सुनिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ ब्रेकअप, क्या हुआ, क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ ब्रेकअप। उसने कुछ सुनने से पहले कह दिया ब्रेकअप। और देखा एक दूसरे को इंस्टा ऑनलाइन तो दायरे के शक में दोनों ने कहा ब्रेकअप। अरे तू मुझे टाइम नहीं देता, तू मुझे टाइम नहीं दे, जो भी है। एक देखिए डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी है कि एक पूरब एक पश्चिम दोनों कोसों दूर, दूरियों मजबूरियों की है दवा ब्रेकअप। और रोज की फहरिस्त लंबी है शिकायत की, कहना सुनना बस हुआ कि एक दुआ ब्रेकअप। और इश्क है जिससे करो फिर दोस्ती उससे, पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं। इश्क है जिससे करो फिर दोस्ती उससे, सोचा फार्मूला नया दिल से कहा ब्रेकअप। और ये देखिए रफ्ता रफ्ता इश्क कम, मिलना हुआ कम कम, टाला एक दूसरे को खुद ही हो गया ब्रेकअप। और ये फास्ट लव लिव इन की दुनिया में वो दोनों जिस्म, ठीक है दिलों की बात नहीं हो रही है, कि फास्ट लव लिव इन की दुनिया में वो दोनों जिस्म साथ रहे उकता गए, हारे कहा ब्रेकअप। और रोजमर्रा जिंदगी में हो खलल दिन रात, अगर ऐसी जिंदगी है तो रोजमर्रा जिंदगी में हो खलल दिन रात, क्यों करे बर्दाश्त
इससे क्या बुरा ब्रेकअप। और कोई झगड़ा या न लफड़ा ना कोई चर्चा, बैकअप ले बैकअप कर यूं हो गया ब्रेकअप। और ये लास्ट शेर इस गजल का सुने के, एक दी ब्रेकअप की पार्टी। अरे सच में हमारे एक दोस्त ने दी थी तो मुझे पता चला कि ये ब्रेकअप की भी पार्टी देते हैं, और दोनों भी थे साथ में। हाँ, पार्टी में हुआ जाके दी दोनों ने। ये मेरे लिए नया थॉट था। ये भी ऐसा है कि एक दी ब्रेकअप की पार्टी, शोरगुल के बीच आखिरी किस, आखिरी हग, और क्या ब्रेकअप। एक गजल सुनेंगे, अब ब्रेकअप हो गया है, फिर कुछ नई उम्मीदें बनती है ना, फिर कोई नया आपका दोस्त बनता है, कुछ सोचता है, कोई वो अपने बारे में बताता है, फिर हम ख्याल, फिर ये बातें जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि कोई क्या कहेगा कि इस पे कि पराया कौन अपना सोचिएगा, पराया कौन अपना सोचिएगा। क्योंकि आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर पराया या अपना सोचिएगा तो क्या, पराया कौन अपना सोचिएगा, कभी हम पर भरोसा कीजिएगा, हम हैं आपके लिए। तो पराया कौन अपना सोचिएगा, कभी हम पर भरोसा कीजिएगा, तकल्लुफ क्यों हो दो दिल साथ हो जब, तकल्लुफ क्यों हो दो दिल साथ हो जब, गले मिलकर भरम ये तोड़िएगा, और सुनाई नाम है लब पर तुम्हारे, सुनाई नाम है लब पर तुम्हारे, किसी दिन नाम को चूमिएगा, और बहुत रफ्तार से तुम दौड़ते हो, बहुत रफ्तार से तुम दौड़ते हो, लहू में भी हमारे दौड़िएगा, और हमेशा की तरह हंसकर वो बोले, हमेशा की तरह हंसकर वो बोले, हमें महसूस करके देखिएगा, लहू में भी हमारे दौड़िएगा। और एक गजल में सुने के, सपनों का बाजार नहीं कर सकते हैं, सपनों का बाजार नहीं कर सकते हैं, खुद को यूं लाचार नहीं कर सकते हैं, हर मोड़ कहानी जिसकी कहते जाता है, हर मोड़ कहानी जिसकी कहते जाता है, उसकी कहते जाता है, जिसका हम दीदार नहीं कर सकते हैं, और चार दीवारी में सिसकी को दफनाया, चार दीवारी में सिसकी को दफनाया, जख्मों का दरबार नहीं कर सकते हैं, और तुझसे हारेंगे हारेंगे बेशक हम, तुझसे हारेंगे हारेंगे बेशक हम, हार तेरी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सपनों का बाजार नहीं कर सकते हैं, खुद को यूं लाचार नहीं कर सकते हैं। वैभव, एक अनाउन्समेंट पुन्हा इथे मगाशी करायचे, नेत्रबंध पुरस्कार, त्या पुरस्काराचं वितरण ह्याच मंचावर 14 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता तयार नव्हती कवितेतली जाणकार मंडळी, पुण्यात काही होऊ शकतं अशा प्रकारचं, अजूनही काहीच बदललं नाही, अजूनही काही बदललं नाही की पुणे तेथे काय होणे तसं पुणे ते, पण नंतरचा एक काळ असा आला की गदिमांनी चित्रपटासाठी जी गीतं लिहिली त्यांच्या कविता झाल्यात, शांता शेळके असतील, सुरेश भट असतील, आणखी वसंत बापट असतील, ह्या मंडळींनी आधी लिहिलेल्या कविता चित्रपटात घेतल्या गेल्या, ऑन डिमांड ज्याला म्हणतात, किंवा सिच्युएशन प्रमाणे गाणं लिहून देणं, अशा प्रकारची गाणी सुरेश भटांनी फक्त सुन्या सुन्या मैथिली तर माझ्या सोडलं तर दुसरं कुठलंही लिहिलेलं नाहीये, पण गाण्याची कविता होणं हा प्रकार मला असं वाटतं वैभवच्या बाबतीत पण घडलेला आहे. त्यांनी चित्रपटांसाठी जी गाणी लिहिली ती सुद्धा कवितेच्या दर्जाची. मला एखादी अशा प्रकारची कविता ऐकायला आवडेल की जी तू चित्रपटासाठी लिहिली
आणि ती हे जाहीर होईपर्यंत लोकांना असं कळलं नाही की चित्रपटातलं गाणं असू शकेल. आधी मोनिकाजींचा विषय थोडा पुढे नेतो आणि मग ब्रेकअप बद्दल बोलल्याचं आहे तर नंतर त्या असं म्हणाल्या की मग हे दोघं वेगळे होतात आणि त्यांना परत कोणीतरी भेटतं. हे सगळं मी स्वप्नातच पाहिलं होतं, आता ते घडतंय असं कळलं. तो धीरे धीरे पछताएंगे ऐसी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे पछताएंगे ऐसी भी क्या जल्दी है, फुर्सत में सब जख्म गिनेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है. पहले तो दुनिया वालों को ठीक से हम पे हंसने दो, पहले तो दुनिया वालों को ठीक से हम पे हंसने दो, वजह कभी भी तय कर लेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे पछताएंगे. आहिस्ता आहिस्ता आना हमसे मिलने ख्वाबों में, आहिस्ता आहिस्ता आना हमसे मिलने ख्वाबों में, वरना जालिम लोग कहेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे पछताएंगे. आणि साहिरजींचा विषय निघाला तर साहिरजींचं एक खूप माझं आवडतं गाणं आहे की ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा. आणि त्याच्यावरती माझे जे आवडते शायर आहेत उर्दूमधले शारिक कैफी साहेब यांनी साहिरजींना ट्रिब्यूट म्हणून दिलं होतं आणि त्याच्यावरती ट्रिब्यूट म्हणून मी एक गझल लिहिली. तर ही शारिक सरांना पण आणि साहिरजींना पण म्हणून आपण पेश करतो आज मी. जाना तो नहीं लाजमी पर जाए तो अच्छा, जाना तो नहीं लाजमी पर जाए तो अच्छा, ये राह इसी मोड़ से घर जाए तो अच्छा. आंखों से बयां होती है रातों की कहानी, आंखों से बयां होती है रातों की कहानी, तेरे गम का इसी रात असर जाए तो अच्छा, जाना तो नहीं लाजमी पर जाए तो अच्छा. हम तक तो पहुंचती है हर एक बात तुम्हारी, हम तक तो पहुंचती है हर एक बात तुम्हारी, तुम तक भी कभी एक खबर जाए तो अच्छा. महफिल में चले आए हो इसकी तो खुशी है, महफिल में चले आए हो इसकी तो खुशी है, उठकर न चले जाओ ये डर जाए तो अच्छा. तो शेर ऐसा है कि रखा है समेटे हुए ये दर्द इसलिए, रखा है समेटे हुए ये दर्द इसलिए, खुशबू ये मेरे बाद बिखर जाए तो अच्छा. जिसने भी किए वादे वो मिलने नहीं आया, जिसने भी किए वादे वो मिलने नहीं आया, अब मौत भी वादे से मुकर जाए तो अच्छा. और आखिरी शेर ये है कि एक सिमत बहर है और एक सिमत है मानी, वन एंड इज मीटर ऑफ गजल एंड द अदर एंड इज मीनिंग. इसके बीच का फासला तय करते रहता है हर शायर. एक सिमत बहर है और एक सिमत है मानी, साहिर जी कहो कोई किधर जाए तो अच्छा. अजून एक गजल ऐकतो की गजल ऐकून ती म्हणते मजा नाही मजा नाही, गजल ऐकून ती म्हणते मजा नाही मजा नाही, अघोरी याहुनी कुठली सजा नाही मजा नाही, अघोरी याहुनी कुठली सजा नाही मजा नाही. जुनी दुःखे जुनी गाणी जुने डोळे जुने पाणी, जुनी दुःखे जुनी गाणी जुने डोळे जुने पाणी, मनाला एकही ताजी इजा नाही मजा नाही. गजल ऐकून ती म्हणते मजा नाही, म्हणाली एकदा नाही म्हणाली दोनदा नाही, म्हणाली एकदा नाही म्हणाली दोनदा नाही, इजा झाला बिजा झाला तिजा नाही मजा नाही. मला तर वाटले होते चला हे फाटले नाते, मला तर वाटले होते चला हे फाटले नाते, तरी धाग्यातून त्याच्या रजा नाही मजा नाही. आणि शेवटचा शेर आहे की तिच्या खात्यामध्ये उरलो अपूर्णांकाप्रमाणे मी, तिच्या खात्यामध्ये उरलो अपूर्णांकाप्रमाणे मी, पुरेसा मी जमा नाही वजा नाही मजा नाही. गजल ऐकून मी सांगितलं त्याप्रमाणे चित्रपट
एखादं गाणं ज्याची कवितेच्या दर्जाचं गाणं. एक गझल लिहिली होती मुरांबा चित्रपटात. हो चालेल. उमलले आभाळ भर हे चांदणे माझे तुझे, उमलले आभाळ भर हे चांदणे माझे तुझे, लपवून लपलेच नाही भेटणे माझे तुझे. हे असे श्वासातल्या श्वासात आपण बोललो, हे असे श्वासातल्या श्वासात आपण बोललो, आणि वाऱ्याला समजले बोलणे माझे तुझे, लपवून लपलेच नाही भेटणे माझे तुझे. एक शेर नवीन ऍड केला याच्यामध्ये की 2 क्षण रेंगाळलो तर बहर आला एवढा, 2 क्षण रेंगाळलो तर बहर आला एवढा, सोसले नाही ऋतूंना थांबणे माझे तुझे. दरवळाया लागली ही शांतता दोघातली, दरवळाया लागली ही शांतता दोघातली, केवढे गंधाळणे माझे तुझे, लपवून लपलेच नाही भेटणे माझे तुझे. आणि शेवटचं शेर की उजळला एका क्षणी दोघातला काळोखा, उजळला एका क्षणी दोघातला काळोखा, एकमेकांतून आता तेवणे माझे तुझे, लपवून लपलेच नाही भेटणे माझे तुझे. मी गैरजुबानी शायरी परंपरेचा मगाशी जो उल्लेख केला, जो जिक्र किया मैंने गैरजुबानी शायरों का, उर्दू शायरीला आपल्याला म्हणजे दाग गालिब यांच्या पलीकडे आपल्याला फार माणसं माहिती नसतात. रघुपती सहाय फिराक गोरखपुरी असतील, किंवा दयाशंकर कौल नसीम असतील, किंवा जगन्नाथ आझाद असतील, सुदर्शन फाकीर, ही महत्त्वाची जी नावं आहेत, ही मातृभाषा उर्दू नसलेली माणसं होती. मुळात उर्दू ही कुठली परकीय भाषा नाही आहे, ती ह्या देशातली भाषा आहे. उर्दूचा जन्म आणि ती सिद्ध झाली इथल्या महाराष्ट्रात झाली. उर्दूचा पहिला शायर वली मोहम्मद, हे औरंगाबादचे होते. वली औरंगाबादी, वली दखनी म्हणायचे त्यांना. ह्या गैरजुबानी परंपरेमधलेच 2 शायर आपल्या शेजारी इथे आहेत. मी ह्या दोघांचंही आपल्या वतीने एकदा पुन्हा अभिनंदन करतो की ती हीच परंपरा मराठीमध्ये, म्हणजे ज्यांची मातृभाषा मराठी असे उर्दू लिहिणारे आणखी काही चांगले अनंत नांदुरकर खलिश आहेत, दिलीप पांढरपट्टे आहेत, डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे, वैभव दुसरे नाव ह्या सगळ्यामध्ये आता अग्रभागी जाते हळूहळू. मी वैभवला पण सदिच्छा देतो. मोनिका जी, मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ. आणि ह्या आपल्या ह्या सत्राची शेवटची एक रचना, एक मोनिकाची आणि एक वैभवची. कारण मी नेहमी जसं सांगत होतो तसं माझी मतीच गुंग झाली तुमच्या. थैंक यू सर. ये आखिरी गजल है, ये मैं श्री कृष्ण के बारे में आप सुने, क्योंकि मैं बचपन से मुझे गीता ने बहुत मुतासिर किया है, बहुत मैं